स्टार्ट कर दिया बेटा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? हाँ जी बेटा, पहले तो आवाज़ का कंफर्म कर दीजिए, डिस्टॉर्शन है तो वो भी कंफर्म कर दीजिए। आज के लेक्चर से पहले आपके क्वेश्चंस, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कल हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। बट इससे रेलिवेंट कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है, रेज योर हैंड्स। नो क्वेश्चन बेटा, यहाँ मैं सपोज करूँ कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। ओके जी, ठीक होगी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने से पहले फिर से जो कल हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंट होने से वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि आपको कोई चेंजेस नहीं लेकर आनी। अकाउंटिंग में इसकी एप्लीकेशन क्या है कि बेटे, अकाउंटिंग में डिफरेंट पॉइंट्स को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एसेट्स की वैल्यूएशन के, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। वंस यू हैव adopted any specific method, एक दफा आपने स्पेसिफिक एसेट के लिए जो भी मेथड अडॉप्ट कर लिया, आप उसे नियर फ्यूचर में चेंज नहीं करोगे। आप कॉन्टिन्यूसली उन मेथड्स को फॉलो करोगे। जैसे इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स हमने नेक्स्ट आके डिटेल में डिस्कस करने हैं। एफको मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड होता है, फाइफो मेथड्स होते हैं। इनमें हर मेथड के आउटकम्स रिजल्ट वेरी करते हैं। उसको क्यों वेरी करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट ऑनवर्ड क्या होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने यही चीजें सीखनी है। लेकिन यहाँ ये जहन में रखिए कि बेटे, इन्वेंट्री है, अगर उसकी वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक दफा जो हमने मेथड अडॉप्ट कर लिया, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। ये कंसिस्टेंसी है। हाँ, मेथड्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स हमें अलाउ करते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशन उसमें चेंज करना पड़ जाते, अगर कोई वैलिड रीजन हो इन दैट केस। और अगर कोई वैलिड रीजन हो गई है जिसे स्टैंडर्ड अलाउ करता है, आपने मेथड को चेंज किया, देन आपको अपने एंड यूजर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को उसकी रीजन बताना पड़ेगी कि हमने इसे चेंज क्यों किया है। उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटे, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को। मटीरियलिटी मींस इंपॉर्टेंस। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए कितना मैटर करती है, कितनी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बिजनेस में मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, कीप इन माइंड, चाहे वो ज्यादा अमाउंट की हैं, कम अमाउंट की हैं, इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटे कीप इन माइंड, हमने रिकॉर्ड करना है। सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये उनकी इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, उनके हम अलग से अकाउंट्स ओपन करते हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रॉपरली हम उन्हें हाईलाइट करते हैं, प्रॉपर अकाउंट टाइटल उनको देते हैं, प्रॉपरली मेंशन करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में। अगर वो अमाउंट, अगर वो ट्रांजैक्शंस आपकी मटेरियल हैं, इन दैट केस आपकी मोस्टली जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रेडिंग का काम कर रही हूँ, गुड्स परचेज कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, फॉल्टी आइटम्स मैं रिटर्न कर रही हूँ, कस्टमर को गलत डिस्पैच हो गया, वहां से भी रिटर्न आ रहा है, कस्टमर से कैश आ रहा है, हम कैश पे करेंगे। मेजर ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, मॉनेटरी टर्म की। अब मॉनेटरी टर्म्स की इन ट्रांजैक्शन में जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम अलग से एक प्रॉपर अकाउंट टाइटल देके मेंशन करते हैं। और जो इतनी मैटर नहीं करती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बेटे, हम उनको अलग अलग से मेंशन करने की बजाय एक एग्रीगेट अकाउंट में, एक पूल में उन्हें मेंशन कर देते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने कोट की थी स्टेशनरी की। बिजनेस में बेटे स्टेशनरी परचेज की जाती है। स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी में बहुत कुछ इंक्लूड है। स्टेशनरी में नोटबुक्स हैं, आपके रजिस्टर्स हैं, आपकी पेंसिल्स, रेजर्स, शार्पनर।
हम अकाउंटेंट का हमारे अकाउंटेंट का टाइम बहुत हमारे लिए मैटर करता है, और फिर अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है वो एंड यूजर्स के लिए प्रिपेयर करनी है। एंड यूजर्स को इन छोटी छोटी अमाउंट से कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए हम करते क्या हैं, ये जो छोटी छोटी अमाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स हैं इनको एक ही अकाउंट में मर्ज कर देते हैं। हम इसे बजाय रेजर का अलग अकाउंट ओपन करें, पेंसिल का अलग, शार्पनर का अलग, स्टेपलर का अलग अकाउंट ओपन करें, हम इनके लिए एक एग्रीगेट अकाउंट ओपन कर देते हैं, एक पूल ओपन कर देते हैं जिसका नाम है स्टेशनरी अकाउंट। वो फिर हमारे लिए मैटर करती है। अब मटेरियल अमाउंट कितनी होती है इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो बिजनेस के स्केल पर डिपेंड करेगा। एक बड़े बिजनेसमैन के लिए एक ह्यूज कंपनी है, अगर वहां 1000 का 10,000 का लॉस हो जाता है, वो उसके लिए अमाउंट मैटर नहीं करती। इमटेरियल अमाउंट है, रिकॉर्ड तो करेगा लेकिन प्रॉपर्ली उस लॉस को हाईलाइट करने की बजाय इन एक्सपेंसेस को, इन लॉसेस को मिसलीनियस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस में, मिसलीनियस के अकाउंट में। लेकिन अगर स्मॉल बिजनेसमैन का 10,000 का लॉस होता है, उस बेचारे की इन्वेस्टमेंट ही सपोज 1 लाख की उसने इन्वेस्टमेंट की है, छोटा सा जो शॉप है वो ओपन की, उसको 10,000 का लॉस हो गया, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉस है, बहुत मैटर करता है उसके लिए, वो ट्रांजेक्शन मटेरियल है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेट कर रहा है जनाब? इट इज रिलेटिंग टू द इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ये किसी भी ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस को शो करता है, और जो ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट होंगी हम उन्हें सेपरेट से रिकॉर्ड करेंगे और उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है। अब जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं, अगर वो आपके लिए बड़ा मैटर करती थी, आपने उस इंफॉर्मेशन को अलग से प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, मिसलीनियस के अकाउंट में डाल दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन को स्किप कर दिया हुआ है, तो उससे होगा क्या? आपके एंड यूजर्स के डिसीजंस पे उसका इफेक्ट होगा। तो आपकी जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो स्टेक होल्डर्स के डिसीजंस को चेंज कर सकती है। अब मटेरियलिटी की बात करें तो पहले भी बात की कि बेटे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मटेरियलिटी की अमाउंट को मेजर करने के लिए। ये आपके बिजनेस स्केल पे, आपकी कॉमन सेंस पे, आपकी जजमेंट पे डिपेंड करेगा। अब उसके लिए एक एग्जांपल कोट की थी कि फर्ज कीजिए कि जनाब एक लार्ज कंपनी, उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट की ही अमाउंट 100 मिलियन की थी, और एक स्पेसिफिक लॉस हो गया उसका 10,000 का, ये उसके लिए अमाउंट मैटर नहीं करेगी, उसके लिए ये इमटेरियल अमाउंट है। इस इमटेरियल लॉस को वो क्या करेगा? मिसलीनियस के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। लेकिन स्मॉल बिजनेसमैन के लिए 10,000 की अमाउंट बहुत मैटर करती है, वो इसे अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेगा। कैसे मेंशन करेगा? इन इमटेरियल अमाउंट को मिसलीनियस के सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री लॉस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और सन्ड्री लॉसेस आपका एक एग्रीगेट अकाउंट होता है। एग्रीगेट का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इसमें हमने एड अप की हुई होती। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने इसे डिस्कस किया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जनाब आपके बिजनेस की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वही आपने प्रेजेंट करनी। हाउ? बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कैसे अपने एंड यूजर को, स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करेंगे? हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, कुछ ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो क्या करते हैं कि जनाब खुद में इतनी एबिलिटीज नहीं, हाईलाइट करके बताएंगे हमने ये कर दिया, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस का टाइम आता है वो जीरो होते हैं, उससे नेगेटिव गुडविल ज्यादा रेस होती है। आपके बिजनेस में एक्चुअल में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है आपको वही प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट करते वक्त एक चीज का जहन में रखनी है, एक बात कि क्या है कि जनाब हमने अपनी परफॉर्मेंस को ओवर एस्टिमेट करके नहीं बताना, अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा नहीं शो करना, अपने एसेट्स और इनकम्स को ओवरस्टेटेड नहीं करना, और अपने लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटे जब मैं एसेट्स ज्यादा शो करूंगी, एक्चुअल में मेरे पास है नहीं है, मैं एक्चुअल में एसेट्स को ज्यादा उनकी वैल्यू को शो कर दूंगी। एसेट्स क्या हैं? जिनसे मैंने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है। अगर मैंने ज्यादा अमाउंट के एसेट्स शो किए हुए हैं, एसेट्स किन्हें कहते हैं? जिन्हें फ्यूचर में जिनसे बेनिफिट लेंगे, वो बेनिफिट प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। अगर मैं एंड यूजर हूं, मैं एक स्पेसिफिक कंपनी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक्चुअल में उनके एसेट्स 10 लाख के थे, उन्होंने शो किया कि जनाब हमारे पास 15 लाख के हैं, फ्यूचर में जनाब ये इनके एसेट्स 1500,000 का बेनिफिट देंगे।
इट्स अ गुड कंपनी, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में क्या है, उनके एसेट्स की वर्थ 1500,000 नहीं, जस्ट 10,100,000 है। तो इससे क्या है, अगर मैंने एसेट्स को ज्यादा शो करवाया तो उससे मेरा फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, तो एंड यूजर का डिसीजन वायलेट हो सकता है, एंड यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है। इनकम्स मैंने करंट ईयर की अगर ज्यादा बता दी हुई, वो मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट में शो करेंगे। हमारे एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज का क्या है, अगर हम उनको अंडर एस्टिमेट करके बता दें तो मेन इंटेंशन यही है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट शो करना चाह रही हूँ। एक्सपेंसेस अंडर एस्टिमेट करूंगी, एक्सपेंसेस एक्चुअल में ज्यादा हुए, लॉसेस ज्यादा हुए, मैं छुपाऊंगी, कम एक्सपेंसेस को शो करूंगी, तो उससे भी एक्चुअल में प्रॉफिट मेरा कम होगा, लेकिन एक्सपेंसेस के अंडर एस्टिमेशन की वजह से, अंडरस्टेटेड होने की वजह से, कम मेंशन करने की वजह से मेरा अपेरेंटली प्रॉफिट ज्यादा शो होगा। अपेरेंटली प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, एक्चुअल में प्रॉफिट इतना नहीं है जितना शो होगा, तो ये भी आप क्या कर रहे हो जनाब, आप इस रूल को वायोलेट कर रहे हो। तो किस तरह रियलिस्टिक एंड फेयर पिक्चर शो की जाए, उसका सोल्यूशन उन्होंने दिया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने हमें इसका सोल्यूशन क्या दिया कि रेवेन्यूज को हम कब रिकॉर्ड करें और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करें, कौन से रेवेन्यूज को रिकॉर्ड किया जाए अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाए अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जनाब आपने सिर्फ वही रेवेन्यूज या वही इनकम्स रिकॉर्ड करनी है जो कंफर्म हो गई। हमें कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ, हमने उसका ऑर्डर, उसने कहा कि जनाब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिसीव हो रहा है 100 यूनिट्स का, ऑर्डर रिसीव हो गया, हमने ओके भी कर दिया, उनकी गुड्स को डिस्पैच कर दिया, कंफर्म हो गया रेवेन्यू, चाहे गुड्स आपकी ट्रांसफर अपने कस्टमर्स को की है या नहीं की, आपने अपने कस्टमर के ऑर्डर को ओके कर दिया, आपका रेवेन्यू कंफर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट नहीं कर सकते, डिसओबे नहीं कर सकते। तो रेवेन्यूज जब कंफर्म होते हैं, जब रिकॉर्ड कर लिए जाते। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने आपसे कहा है कि जनाब वो नेक्स्ट ईयर में आपको ऑर्डर देंगे, अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, वो नेक्स्ट ईयर में हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो जो नेक्स्ट ईयर में ऑर्डर प्लेस करेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, गुड्स फॉरवर्ड करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू होगा, दिस ईयर वो आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हम एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज को बुक नहीं करते जब तक वो एक्चुअल में कंफर्म नहीं हो जाते, जिस ईयर में कंफर्म होंगे उस ईयर में हम अपने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करते। और रेवेन्यू कंफर्म कब होते हैं, व्हेन आपने उनको अर्न कर लिया, जब आपने अपना बेनिफिट दे दिया, आपने अपने एंड का काम कर लिया। इनकम्स आपकी कंफर्म हो गई, अर्न हो गई, जब आप अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हो। व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस, अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेटे हम एक्चुअल में जो हमारे लॉसेस या एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके होते हैं, हम उन्हें भी रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेक्टेड लॉसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। क्यों और कैसे, देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हम एक्सपेंसेस एक्चुअल में जो इनकर्ड हुए वो तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, हमारे जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वो भी रिकॉर्ड होंगे। उसकी बेस्ट एग्जांपल में आ जाते हैं आपके डाउटफुल डेट्स। अब ये क्या होते हैं, देखें बेटे, हमने गुड्स को सेल किया, क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया, जब हम बिजनेस में मोस्टली ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेसिस पे होती हैं, तो कंफर्म बात है कि 100% कैश रिकवर नहीं होता, कुछ ना कुछ आपका लॉस हो सकता है। मैंने जनाब दिसंबर में 10 लाख वैल्यू के यूनिट्स जो हैं वो सेल किए, मेरा 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के एंड में मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने क्लोज करना, मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। 10 लाख रेवेन्यू की गुड्स मैंने सेल की क्रेडिट बेसिस पे, और मैंने अपने कस्टमर से कब पैसे लेने, नेक्स्ट ईयर में लेने, मैंने 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया, जनाब नेक्स्ट ईयर फरवरी में मुझे अपने कस्टमर से कैश रिसीव करना है। अब दिसंबर के मंथ में जनाब मैं जब ऑन अकाउंट गुड सेल कर रही हूँ, मेरी प्रीवियस बिजनेस के रिकॉर्ड्स, प्रीवियस हिस्ट्री मुझे बताती है कि जनाब जब जब हमने उधार बेचा है एटलीस्ट हमारा 2% 3% लॉस हुआ ही हुआ है, ऑनवर्ड भी ऐसा होगा। अब वो रेवेन्यू जनरेट हुआ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मैंने उन सेल्स, उस सेल्स रेवेन्यू को दिसंबर के मंथ में रिकॉर्ड
कर लिया, लेकिन उसके एंगेज में जो कैश मुझे रिसीव होना है वो आफ्टर 2 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में रिसीव होना है, लेकिन मुझे पहले से डाउट है इन द मंथ ऑफ दिसंबर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स, मुझे जब भी कंफर्म है कि लॉस होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, तो क्या करेंगे? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इस लॉस को आप दिसंबर में ही बुक कर लीजिए। अब इस लॉस को लॉस होगा या नहीं होगा ये तो मुझे जाके कंफर्म होगा फरवरी में, जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा 2 महीने के बाद, कस्टमर्स मुझे पैसे देते हैं या नहीं देते मुझे जब कंफर्म होगा, लेकिन अभी तो डाउटफुल है, अभी तो सस्पेक्टेड है, अभी तो एक्सपेक्टेड है कि ये लॉस हो जाएगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आपने इसको जब भी रिकॉर्ड कर लेना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? यहाँ पे देखो मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी लेकर आती हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपने मैच करने, मैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हूँ, लास्ट ईयर के रेवेन्यूज को लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ, लॉसेस के साथ मैचअप करना है, तो फिर मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आता है। अब ये लॉस मुझे जाके नेक्स्ट ईयर में कंफर्म होना है इन द मंथ ऑफ फरवरी, नेक्स्ट ईयर में जाके कंफर्म होगा, लेकिन ये लॉस किस ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहा है? जो ट्रांजैक्शन हमारे पास इंकर्ड हो चुकी प्रीवियस ईयर में। लॉस, ये लॉस, बैड डेट का लॉस क्यों होगा, कब होगा? नेक्स्ट ईयर में। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सेल्स जनरेटेड या सेल्स अर्न इन द प्रीवियस ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो क्योंकि उन रेवेन्यूज के अंगेंस्ट में ये लॉस होगा, तो आपने इन एक्सपेंसेस को, लॉसेस को उन रेवेन्यूज के साथ मैच अप करना है। तो इसलिए हम अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, जब रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू के अंगेंस्ट में जितने भी कंफर्म एक्सपेंसेस हैं, उन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए आपके जितने भी कंफर्म्ड एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़े वो भी, और इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं आपने वो भी बुक कर दें। तो क्रेडिट सेल्स के एंगेज में जो हमें अपने कस्टमर से पैसे नहीं मिल सकते, वो आपके डाउटफुल डेट्स हैं, उन्हें आपने रिकॉर्ड करना है थ्रू क्रिएटिंग प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम डाउटफुल डेट्स के कंप्लीट चैप्टर में जाके बहुत डिटेल में पढ़ें। फिर उसके बाद हामिद होल्ड कीजिएगा बेटे, मैं ये डिस्कशन कंप्लीट करूं, मैं फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। मैं लेक्चर के स्टार्ट में ही इनवाइट किया था कि कोई क्वेश्चन है यू मे रेज, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं अभी। अच्छा बेटे, उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट। ये क्या चीज है? एसेट्स हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस प्राइस पे लिखते हैं, जिस प्राइस पे हमने परचेज किया होता है, और वो जो उसकी प्राइस प्लस परचेसेस एक्सपेंसेस हैं उनको हमने नाम दिया है कॉस्ट का। तो हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब बिजनेस में अगर मैं ट्रेडर के तौर पे काम कर रही हूँ, तो बेटे अगर मैंने कोई आइटम 100 में परचेज किया, मैंने डेफिनेटली उसको ज्यादा प्राइस में सेल करना है सो दैट मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं। मैंने 200 की चीज खरीदी है, मैंने 250 में बेचनी है, 50 का प्रॉफिट अर्न करना। वो कब होगा? जब गुड यूनिट्स और मार्केट उन गुड यूनिट्स को एक्सेप्ट करिए और 250 रुपए आपको पे करने के लिए रेडी है। लेकिन बिजनेस में समटाइम लॉस हो जाता है, गुड्स डैमेज हो जाते हैं, समटाइम ऑब्सोलीट हो जाते हैं, समटाइम डिटेरियोरेट हो जाते हैं, पुराने मॉडल के हो जाते हैं, उनकी मार्केट में डिमांड नहीं रहती, कोई खरीदने वाला नहीं रहता। बैड यूनिट्स हो गए, बैड यूनिट्स में होता क्या है, यूजुअली सेल प्राइस कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जनाब वो जो बैड यूनिट्स थे, एक यूनिट मैंने 200 का खरीदा, अब वो मार्केट में कितने का बिकेगा? जनाब वो मार्केट में बिकेगा 200 का ही बिकेगा, उस पर फर्दर मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस 30 के होंगे, तो मुझे बेचने पे बचेगा क्या? 170। अगर मैं बेचूंगी तो मुझे जो वैल्यू रियलाइज होगी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, जो वैल्यू मुझे रियलाइज होगी वो 170, लेकिन ये मैंने खरीदा कितने का था? 200 का। इसका मतलब इस पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन बैड यूनिट्स पे मेरा 30 का लॉस होगा। इसलिए हम करते, ये लॉस होगा कब? जब गुड्स को सेल करेंगे, अभी सेल नहीं किया, लेकिन जब लॉस हुआ, मैं जब भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, ये मुझे लॉस होगा 30 का, मैंने इस एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है, या ये टू में जाके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ आपने क्या बात याद रखनी है, एनआरवी क्या है? एनआरवी स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और बेटे ये कैसे आती है?
जब हम अपनी सेल प्राइस में से अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो जनाब चीज को बेचने के बाद जो पैसे मेरे हाथ में बच जाएंगे, मेरी पॉकेट में आएंगे, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम सेल्स रेवेन्यू में से, सेल प्राइस में से जब सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो गुड्स को सेल कर लेने के अगेंस्ट में जो मुझे वैल्यू रियलाइज होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड NRV। जी हसन बेटा, देखिए हामिद का क्वेश्चन था कोई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हामिद बेटा। जैसे मैम आपने एग्जांपल दिया कि हमें दिसंबर के महीने में हम लोगों ने कोई चीज़ उधार, हमें अपने प्रोडक्ट्स को उधार बेचा है। हाँ जी। तो मैम जैसे कि बैंक्स वगैरह में भी जैसे कि साल खत्म होने पे हम लोग क्लोजिंग कर देते हैं, तो मैम ऐसे ही जैसे इंडस्ट्री से कंपनीज वगैरह हमने प्रोडक्ट्स उनको बेची हैं, अब हमें ये पता है कि जो पैसा मिलना है हमें वो फरवरी के महीने में मिलना है। हाँ अब मैम हमें ये भी थोड़ी सी हमें है कि हमें 2% या 3% हमें लॉस होगा। हाँ तो जी। मैम जब तक हमें पैसे रिसीव नहीं हम लोग कर लेते, तो मैम हम लोग उतनी देर तक हम इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम लिखेंगे नहीं। तो मैम जब तक हमें पैसे मिले नहीं है, हमने उधार बेचा है दिसंबर के महीने में, तो मैम अब हमने अपने उस प्रोडक्ट्स की सेल मैं को हामिद दिसंबर के देखो, महीने में मैं लिखना है या समझ गई, फरवरी के सुनो महीने? यही मैं आपको बताने लगी हूँ। देखो, हमने एक वक्त में बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चलना। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो बेटे, हमने एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या चीज लर्न की? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने हमें क्या बताया? रेवेन्यूज को हमने कब रिकॉर्ड करना? जब हम अर्न कर चुके होंगे। शाबाश। अर्न करने का मतलब क्या होता है? हमने अपने कि एंड का काम हमें। कर दिया। बिजनेस क्या है? लेन देन का जी। नाम है ना, गिव एंड यस टेक का मैम। नाम है। ठीक है। अब यस। आपने अपने एंड का काम कर दिया। अब मेरा राइट हो गया कि मैंने सेकंड पर्सन से पैसे लेने हैं, या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने मुझे पैसे देने। जब ये आपको कंफर्म हो गया कि आपने अपने एंड का काम कर दिया, अब दूसरे के एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी, उसने पैसे आपको देने। आपका रेवेन्यू अर्न हो गया, रिकॉर्ड कर, ये आपका कंफर्म्ड रेवेन्यू। जी उस मैम। रेवेन्यू में से जितने पैसे हमें नहीं मिलेंगे, वही तो बैड डेट्स होंगे ना, जो फरवरी में जाके कंफर्म होंगे। तो फरवरी में जाके हम जो लॉस कवर लिखेंगे, बैड डेट्स का एक्चुअल लॉस जाके लिखेंगे, वो क्या करेगा? वो हमारे उस रेवेन्यू को डिक्रीज कर देगा ऑटोमेटिकली। जी। तो मैम हम इसे रिकॉर्ड करेंगे जो रिकॉर्ड हमारा। करेंगे जब गुड सेल की है। मैंने गुड सेल की दिसंबर में, मैंने रेवेन्यू को जब भी बुक यस। करना है, अंडर प्रूडेंस, यस। अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो मैम हम जब दिसंबर के महीने में उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें ये भी तो होगा ना कि इस ये जब हमने जो प्रोडक्ट सेल की हैं, इसकी इतनी हमें हमने इसका रेवेन्यू हमें मिला है। रेवेन्यू तो मैम जब मिलेगा हमें या मिल गया है? या मिलेगा, तो हाँ मैम जो जी। हमें मिलेगी फरवरी के महीने में, तो हम 2% या 3% का लॉस हुआ है, तो हम वो दिसंबर के महीने में से कैसे लिख लेंगे पहले रिकॉर्ड में? पता है क्या करते हैं हम? अपनी बेटी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हैं, वहां से जाके चेक करते हैं पिछले सालों में हम कितनी कितनी गुड सेल करते रहे हैं, और इतनी इतनी सेल्स रेवेन्यू के एंगेज में इतने इतने परसेंट हमें लॉस होता रहा। वो जो एक्सपेक्ट लॉस होता रहा है, अगर फर्ज करेंगे ना, पिछले 5 सालों में मेरा लॉस क्रेडिट सेल्स के एंगेज में जो बैड डेट का लॉस है, वो 5 से लेकर 10% के दरमियान में मेरा लॉस होता रहा। मैंने एक एवरेज अमाउंट फाइंड आउट की जनाब। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दिस ईयर भी 7% लॉस होगा। ये तो जी। कंफर्म है कि पॉसिबल ही नहीं है कि बेटे 100% रिकवरी हमें हो जाए। 100% रिकवरी हो जाए तो क्या ही बात है। अब हम करते मैम क्या अगर। है प्रोविजन में? हम क्या करेंगे? दिसंबर के मंथ में मुझे कंफर्म है कि मैंने जितनी चीजें बेची उसके एंगेज में मुझे 7% लॉस होगा। मैंने एक्सपेक्टेड लॉस दिसंबर के मंथ में रिकॉर्ड कर दिया। फरवरी में जाके मुझे पता चला जनाब लॉस ही नहीं हुआ, बड़े अच्छे हालात हो गए। अब जो कस्टमर उन्होंने 100% हमें पैसे दे दिए, तो जो एक्सपेक्टेड लॉस मैंने वहां बुक किया हुआ था, वो तो मेरा लॉस ही नहीं हुआ, वो जाके फरवरी के मंथ में मेरा बेनिफिट हो गया। तो मैंने उस प्रोविजन को डिक्रीज कर देना। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ये वेलकम बेटा। हाँ जी, उसके बाद हसन देखें, ये नेक्स्ट स्टूडेंट है मोहम्मद अकबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम मैंने आपसे पूछना था, जब हम बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं हाँ जी। तो उसमें जो हमने 2 माह बाद हमने पेमेंट लेनी है, हाँ जी। उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाएगी 2 माह बाद? क्यों जी बेटे? हम कितने क्योंकि पैसे कस्टमर इंटरेस्ट से रेट। लेंगे पहले से फाइनलाइज होगा। प्राइस तो पहले ही कंफर्म होती है ना, हमें कितनी वैल्यू रियलाइज होनी है तो पहले ही कंफर्म होती है। मैंने आपको तो चीज बताई मैम कि आपने मुझे कितने पैसे देने, ये तो हम पहले फाइनलाइज करेंगे। इंटरेस्ट रेट तो चेंज होता रहता है, तो फिर वो किस बेटे तरह इंटरेस्ट होगा रेट इज वो भी? समथिंग एल्स। इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अगर ओपन करवाया हुआ है,
ठीक है, जी मैंने अकाउंट ओपन करवा दिया बैंक में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बैंक ने मुझे कह दिया कि जनाब हम आपको 6% इस पे बेनिफिट देंगे। ओके जी, मैंने वो 3 सालों के लिए अकाउंट ओपन कराया, 3 सालों में मुझे 6% ही मिलेगा, इरिस्पेक्टिव के मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन होती है। मार्केट में वो 10% पे चला जाए, मुझे 6% ही मिलना है। मार्केट में वो 4% पे चला गया, मुझे 6% ही मिलना है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बिजनेस में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। इसका मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो इस हिसाब से बनाएंगे। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट में जो एक दफा प्राइस वैल्यू लिख दी गई वही कंफर्म है, मार्केट में तो वेरिएशंस आती रहती है बेटे। चल ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटे, क्लियर है सबको? हाँ जी, हामिद का फिर से क्वेश्चन। हाँ जी हामिद। मैम जैसे कि हम बैंक में मैम काइबर प्लस 2 के कंडीशंस के मुताबिक मैम इंटरेस्ट हम लोग गेन करते हैं। हाँ तो जी, मैम हम अकाउंटिंग में इसका काइबर के बारे में हम लोग कुछ स्टडी करेंगे, जैसे कि हाँ जी काइबर का है बिल्कुल, बहुत कराची डिटेल में बेटे इंटरनेट। आपने ऑनवर्ड जाके ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ती हैं बेटे। ये सब चीजों को बहुत डिटेल में आप ऑनवर्ड सब्जेक्ट्स में जाके पढ़ोगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटे। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। चलो शाबाश। हाँ जी बेटे, आज हमने नया कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करना है जनाब? ये कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, कंसर्न किसको कहते हैं? बिजनेस को। गोइंग कंसर्न मीन चलता हुआ बिजनेस। ये क्या बात हुई बेटे? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट नहीं करते, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट करते हैं। जब तक हम हैं, चलें जनाब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और सोचा कि प्रॉफिट होगा तो हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। कौन चाहता है कि जो ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जिसमें बहुत अच्छे हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, लॉस में हो रहा हो तो फिर तो हम उसको वाइंड अप की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा सक्सेसफुली रन हुआ, मुझे उसमें प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो गए। अब मैंने सोचा कि बिजनेस को इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हमने कंटिन्यू करना है। कब तक? जब तक प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे, जब तक हम जिंदा हयात। अगर मैं एज अ सोल ट्रेडर काम कर रही हूँ, सोल ट्रेडर में क्या है, बिजनेस की लाइफ कितनी होगी ये पार्टनर की लाइफ पर डिपेंड करता है, ऑनर की लाइफ पर डिपेंड करता है। पार्टनरशिप में भी ऐसे बिजनेस की लाइफ कितनी है ऑनर की लाइफ पर डिपेंड करता है। जनाब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये जम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो एक गोइंग कंसर्न है, हमने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट किया है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्टार्ट नहीं किया। नियर फ्यूचर में मेरा बिजनेस को वाइंड अप करने का कोई भी इरादा नहीं है। मैंने अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करना, नियर फ्यूचर में वाइंड अप नहीं करना, मैंने अपने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू नहीं करना। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। इनडेफिनेट टाइम पीरियड कौन सा होता है? जिसमें एंड हमें कंफर्म नहीं है। बेटा इस दुनिया में हर चीज फानी है, एंड सबका हो जाना है, लेकिन क्या है इनडेफिनेट टाइम पीरियड का मतलब है कितने टाइम पीरियड तक ये चलेगा, आई डोंट नो। तो जब तक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कंटिन्यू जब तक करता है जब तक उसे प्रॉफिट मिलेगा, कब तक मिलता रहेगा ये किसी को मालूम नहीं। हर कोई अपने बिजनेस की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने बिजनेस की लाइफ को बढ़ाना चाहता है कि भाई आज मर आ भी गए, जो मेहनत की हुई है कल उसका फल हमारे बच्चे लेंगे, उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब गोइंग कंसर्न को यहाँ एक्सप्लेन करने का पर्पस क्या है, हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे एंड यूजर्स इससे कैसे इफेक्ट होते हैं। अगर आपको याद हो बेटे, हमने लास्ट चैप्टर में एक एमसीक्यू डिस्कस किया था, उसमें एम्प्लॉय से रेलेवेंट था। हमारे एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, वो जॉब सिक्योरिटी की असेसमेंट कैसे करता है, उसे इस चीज की श्योरिटी चाहिए कि जनाब इनका बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने जा रहा, इन्होंने अपने बिजनेस को चलाना है, रन करना है, फ्यूचर में मजीद आगे लेकर चलना है। नियर फ्यूचर में इनका बिजनेस को वाइंड अप करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो तसल्ली से सेटिस्फाइड होकर बैठ जाता है कि मेरी जॉब सिक्योर है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इनकी कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे दूसरी जॉब के लिए सर्च करना है। अब दूसरी जॉब के लिए सर्च करना, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, जल्दी जॉब नहीं मिलेगी, वो इतना स्किल्ड नहीं है, उसके लिए फर्दर इशू रेज हो जाएगा। तो अगर हम अपने एंड यूजर्स को बता दें हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड, ऑनर की तो सेटिस्फेक्शन है ही है कि बिजनेस में पैसा लगाया था, प्रॉफिट दे रहा है, बल्ले बल्ले हो रही है, आपके गवर्नमेंट को प्रॉफिट पर टैक्स मिल रहा है, आपके जो क्रेडिटर्स जो आपको आपके जो
सप्लायर आपको चीजें उधार बेच रहे हैं, आपके क्रेडिटर्स वो भी सेटिस्फाइड है, या इनका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, बेचो इनको उधार बेच दो, ये हमें पैसे दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नियर फ्यूचर में इनका बंद करने का प्रोग्राम नहीं है। कहीं से कर्जा वर्जा लेने गए हैं तो हमने उनसे बोला कि भाई 5 साल के लिए कर्जा चाहिए, हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, वो हम पे ट्रस्ट करेंगे, हमारे रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, मार्केट में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, हमारा बंद करने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, वो हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे जहाँ कर्जा दे देंगे, उन्हें मालूम है कि ये रिपे हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में ऐसी र्यूमर आ जाए या हमारे ऐसी इंटेंशन हो जाए कि हम इसको जल्द ही बंद कर देंगे, या लॉस हो रहा है या कोई और रीजन है, हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमने इसको क्लोज करना होगा, क्या सब स्टेक होल्डर्स सोचना शुरू कर देंगे। एम्प्लॉय सोचेगा कहीं और जॉब ढूंढे, आपका लैंडर कहेगा पैसे निकलवाओ, इनसे कर्जा नहीं लेना, और पैसे चाहिए होंगे, कोई हमें पैसे उधार नहीं देगा। तो हमें अपने एंड यूजर्स को सेटिस्फाई करना है कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, यू डोंट वरी, आप हमसे रेलेवेंट अपने डिसीजंस को चेंज ना करें, हमें ये उसे इंफॉर्मेशन देनी है। वो इंफॉर्मेशन कैसे दी जाए, इसकी इंप्लीमेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे की जाए। इसकी इंप्लीमेंटेशन बेटे यूं होती है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं, हम उनकी वैल्यूज को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यूज पे अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने एक एसेट खरीदा, मैंने एक प्लॉट खरीदा हुआ है, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, रहना शुरू कर दिया। जब वो खरीदा था, प्लॉट परचेज किया था, तब जनाब पर मरला उसका रेट था, हम सपोज कर लेते पर मरला उसका रेट था जनाब 5 लाख। अब 5 लाख पर मरला के हिसाब से 10 मरले परचेज किया तो जनाब 50 लाख ये मेरी प्लॉट की वैल्यू है। अब आफ्टर सम इयर्स उसकी मार्केट में वैल्यू हो गई, ये डबल हो गई, 10 लाख रुपए मरला पे चला गया। अब उस मार्केट वैल्यू से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, अनलेस अनटिल मैं ये नहीं सोचूं कि जनाब मैं ये अपनी बिल्डिंग सेल कर दूं। अगर सेल करूंगी तो मुझे क्या वैल्यू रियलाइज हो। बिजनेस में भी ऐसा ही, बिजनेसमैन जब एसेट्स परचेज करता है, जिस प्राइस पे उसने परचेज कर लिया होता है बेटे, उसी प्राइस पे अपने एसेट्स को बिजनेस में रिकॉर्ड करता है, और मार्केट वैल्यू से उसका कुछ भी कंसर्न नहीं है कि जनाब मार्केट में उसके एसेट की वैल्यू क्या हो गई भी है। वो उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करना। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम मार्केट वैल्यू को मेंशन कब करते हैं, मार्केट प्राइस पे अपने एसेट्स को मेंशन कब करते हैं, जब हमारी इंटेंशन होती है कि मैंने अपने बिजनेस को सेल करना है। तो अगर सेल करूंगी तो मेरे एसेट से क्या वैल्यू रियलाइज होगी, जिससे मैंने अपनी लाइबिलिटीज को पे करना है, तो बीइंग ऑनर बाद में मेरे पास क्या बचेगा। जब मुझे ये एस्टिमेशन लगाना है कि जनाब मेरी इंटेंशन है, मैं सोच रही हूँ बिजनेस को वाइंड अप करने का, जब मैं असेसमेंट करूंगी कि मेरे बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसे एज अ गोइंग कंसर्न चलता हुआ बेचूं तो कितने में बिकेगा, इंडिविजुअली हर एसेट को बेचूं तो कितने में बिकेंगे, तब मैंने मार्केट की असेसिनेशन करनी, अपने मार्केट वैल्यू को असेस करना है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना है। तो भाई इसमें क्या है, दिस मीन्स दैट बिजनेस एंटिटी will continue its operation in the near future and will not liquidate. लिक्विडेट का मतलब होता है वाइंड अप करना, बंद करना, डिसकंटिन्यू करना। हमने नियर फ्यूचर में अपने बिजनेस को वाइंड अप नहीं करना, क्लोज नहीं करना। इस चीज को जहन में रखते हुए हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इस एजम्पशन को लेते हुए हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। और प्रिपेयर करते हुए क्या चीज है, गोइंग कंसर्न की एप्लीकेशन होती है बेसिकली ऑन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स। इफ अ बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, देन डेफिनेटली आप क्या करोगे, अपने एसेट्स को मस्ट रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। अपने बिजनेस के में जितने भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, उन्हें कॉस्ट प्राइस पे मेंशन करोगे। और जब आपका इंटेंशन है बिजनेस को क्लोज करने की, तो इंटेंशन का मतलब ये हुआ नियर फ्यूचर में बंद कर देंगे। अब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, नियर फ्यूचर में ये क्लोज हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे एट एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस। ये है बेटे आपके पास गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के बाद नेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे, वो क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है,
सब्सटेंस मीन फिजिकल पोजीशन को, मटेरियल को कहते हैं, फिजिकल कंडीशन को कहते हैं, टेंजिबिलिटी को कहते हैं। ओवर फॉर्म आपकी पोजेशन में है। इसका क्या मतलब है बेटे? आपको याद है हमने एसेट्स को डिफाइन करते वक्त एक बात कही थी कि वो तमाम रिसोर्सेज आइदर बिजनेस ओन्ड और कंट्रोल्ड, वो तमाम रिसोर्सेज जो बिजनेस की ऑनरशिप में है और वो तमाम रिसोर्सेज जो बिजनेस की ऑनरशिप में नहीं है लेकिन आपके कंट्रोल में है और आप उनसे फ्यूचर में बेनिफिट लोगे, उन तमाम रिसोर्सेज को हम एसेट्स बोलते हैं। ये उसी बात से हम इस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करेंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि अगर आपके पास किसी भी रिसोर्स की फिजिकल पोजेशन है और आप उससे इकोनॉमिक या कमर्शियल बेनिफिट ले रहे हो, रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में है, आपकी ऑनरशिप में नहीं है। रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपकी ऑनरशिप में नहीं है, लेकिन फिजिकली वो आपकी पोजेशन में है, आपकी कंट्रोल में है, आप उन्हें यूज कर रहे हो, इकोनॉमिक या कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और उससे बेनिफिट ले रहे हो, तो तब भी वो आपका एसेट है। अब ये एसेट क्या है? लीगली आप उसके ऑनर नहीं हो, लेकिन वो आपकी पोजेशन में है, आप उससे बेनिफिट ले रहे हो, आपने उस एसेट को कंट्रोल किया हुआ है, कमर्शियली यूज कर रहे हो, तो उससे फ्यूचर में बेनिफिट लोगे, इसलिए वो आपका एसेट है। ये जनाब हमारा सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट इकोनॉमिक or commercial form of transaction should be reflected in accounts rather than its legal form. लीगल फॉर्म से ज्यादा, लीगल पोजेशन से ज्यादा जो चीज मैटर करती है, वो क्या चीज मैटर करती है? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आपने रिसोर्सेज की रिकॉर्ड करनी है, वो रिकॉर्ड करते वक्त आपने जहन में रखना है कि जनाब फिजिकली वो एसेट्स आपके कंट्रोल में, आपकी पोजेशन में, और आप उनसे इकोनॉमिक कमर्शियल बेनिफिट ले रहे हो। इसमें बेस्ट एग्जांपल आती है बेटे लीज्ड एसेट्स की, और यही चीज मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन की, डिस्कस की थी। एक्सप्लेन तो इंडिविजुअल चैप्टर्स में जाके होंगी। लीज्ड एसेट्स जो लीजिंग कंपनी से आपने यूज करने के लिए उनके एसेट्स लिए और उस यूजेज के एंगेज में आप उनको रेंट पे कर रहे हो, लीज का रेंट पे कर रहे हो। इस सिचुएशन में होता क्या है? लीज्ड एसेट्स को लीगली हम ऑन नहीं कर रहे होते, हमारी ऑनरशिप में नहीं होते, बल्कि हम क्या करते हैं? लेसर से, लीजिंग कंपनी से हम इंस्टॉलमेंट्स पे, रेंट के एंगेज में एसेट को लेते हैं यूज करने के लिए और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज भी एज एन एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होंगे। बिजनेसमैन अपना ऐसे रिसोर्सेज जो उसे परमानेंट बेसिस पे रिक्वायर है, एक मशीन मुझे चाहिए, उसके बगैर मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, तो मुझे वो मशीन बाय कर लेनी चाहिए, ऑन कर लेनी चाहिए, बाय कर लेनी चाहिए। मुझे लीजिंग ऑप्शन की तरफ क्यों जाना पड़ता? वो महंगा पड़ता है, वो हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदें, कभी आपको द कॉमन लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, एक चीज इंस्टॉलमेंट पे खरीदें उसका रेट कुछ और होता है, कैश प्राइस पे परचेज करें और उसका रेट होता है, क्योंकि वो हमसे सेकंड पार्टी इंटरेस्ट और बाकी रिस्क को कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे होते हैं। तो भाई हमें एक बिजनेसमैन को लीज पे कब लेना पड़ता है? जब उसके पास फंड्स की शॉर्टेज है। मुझे मशीन खरीदनी, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे पास स्किल्स हैं कि अगर वो मशीन मेरे पास आ जाए मैं उसे यूज करूंगी, यूज करके उससे बेनिफिट लूंगी और मुझे प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन जनाब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है टू परचेज दैट एसेट। दो ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन तो ये है कि जनाब मैं कहीं से उधार लूं, कहीं से अमाउंट बोरो करूं, बैंक से कर्जा लिया, रिलेटिव से लिया, फ्रेंड से लिया, जहां से भी कर्जा लिया, उस कर्जे के पैसे से मैंने वो मशीन स्पेसिफिक परचेज की और उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या? यूज कर रही हूँ, बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिट आएगा, पैसे जनरेट होंगे, मैच्योरिटी के टाइम में उन पैसों से मैं अपना लोन भी पे कर दूंगी। और जब तक मैं उस पैसे को यूटिलाइज कर रही हूँ, लोन की अमाउंट को, मुझे उसके एंगेज में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। एक तो ये ऑप्शन है। हम इस ऑप्शन को सेट असाइड करते हैं कि जनाब हमने पहले इतने कर्जे वर्जे लिए हुए हैं, हमारे पास फर्दर कोई एसेट सिक्योरिटी में देने के लिए नहीं है, हमें लोन की फैसिलिटी कहीं से नहीं मिल।
तो हमारे पास फिर ये ऑप्शन है कि भाई हम रेंट पे यूज कर लें, इन मशीन्स को हायर कर लें, लीजिंग कंपनी से खरीद लें, परचेज नहीं करें, लीजिंग कंपनी से यूज करने के लिए लें, उसके एंगेज में रेंट पे कर दें, लीजिंग चार्जेस पे कर दें। तो यहाँ पे क्या है, अगर तो मैं उधार लेके मशीन खुद परचेज कर रही हूँ और फिर यूज कर रही हूँ, वो तभी मेरा एसेट है, मैंने उसको ऑन किया हुआ है। इस सिचुएशन में क्या है, यूज कर रही हूँ, ऑन नहीं किया हुआ, मेरी फिजिकल, मेरे पास फिजिकली वो मेरी पोजेशन में, मेरे कंट्रोल में, बेनिफिट ले रही हूँ, इन दैट केस भी वो मेरा क्या है, एसेट है। जब इसकी अकाउंटिंग एप्लीकेशन करते हैं तो बेटे अकाउंटिंग एप्लीकेशन करते वक्त हम इसमें यही काम करते हैं, यही चीज पोस्ट करते हैं कि भाई हमने कहीं से कर्जा लिया है, उन पैसों से एसेट खरीदा है और एसेट को हम यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग में इसकी एप्लीकेशन ऐसे ही होगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऐसी होगी। कैसे, क्यों होगी? देखो बेटे, एसेट रिसोर्सेज मैंने परचेज किए, उनको यूज करना है, फ्यूचर में मैंने बेनिफिट लेना है, वो मेरे एसेट्स हो गए। कैसे परचेज किया? बिजनेस का कैश यूज किया, बिजनेस का कैश बैलेंस जो है बैंक बैलेंस वो कम होगा। ऑनर ने परचेज करके बिजनेस को दिया है, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। और अगर आपने उधार लिया है तो इस ट्रांजैक्शन के इसमें डबल इफेक्ट क्या हो रहा है, उधार लिया तो एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज रेज हो रही हैं, उस लाइबिलिटी से आपने एसेट्स परचेज किए हैं, तो दूसरी तरफ आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो लीजिंग में भी हम यही काम करते हैं, लीज की ट्रांजैक्शन में भी हम यही काम करते हैं। इससे रेलेवेंट बस इतनी सी बात आपने इस लेवल तक, इंट्रोडक्टरी लेवल तक आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि हम करते क्या हैं कि जब लीज पे एसेट्स लेते हैं, हम बैलेंस शीट में उसे अपने एसेट के तौर पे शो भी करते हैं, और क्योंकि लीज पे ली भी होती है उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी भी शो करते हैं। क्यों करते हैं, ये लीजिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ एक एग्जांपल है आपके सामने लिखी हुई है, आपकी बुक में भी गिवन है कि जनाब फर्ज कीजिए अल्फा लीज एंड एसेट। अल्फा कंपनी ने बीटा से एसेट लीज पे रेंट के अंगेंस्ट में लिया यूज करने के लिए। एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 इयर्स, और जो अल्फा ने बीटा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी उसकी फुल यूजफुल लाइफ 10 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, अल्फा हैज बॉट द एसेट फ्रॉम द बीटा। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब ये ट्रांजैक्शन को लिखेंगे उसमें ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि अल्फा ने बीटा से एसेट खरीद लिया हुआ है, जबकि खरीदा नहीं है, रेंट पे लिया हुआ है। बीटा वुड ओनली एग्री to let the alpha use the assets for all of its useful life। बीटा ने उस यूजफुल लाइफ के लिए अल्फा को ये एसेट इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, उसको बेच नहीं दिया। अब जो अल्फा से बीटा रेंट रिसीव कर रहा है वो जस्टिफाई करेगा बीटा की कॉस्ट ऑफ बाइंग को। अब ये क्या बात कही हमने, बीटा की कॉस्ट ऑफ बाइंग को कैसे रेंट की अमाउंट जस्टिफाई करेगी? बेटा बीटा कंपनी जिससे हम लीज पे एसेट इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं, उसने पहले खरीदा, उसने खरीदा है, उसकी कॉस्ट है, उसका एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, उसने आगे हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। अगर उसने ये एसेट खरीदा है 10 लाख का, तो बेटे वो आगे हमें इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, तो वो एसेट हमारा कोई सगा नहीं है। सबको अपनी ट्रांजैक्शन के एंगेज में बेनिफिट चाहिए। वो क्या करेगा, 10 लाख अगर उसका खुद का खर्चा हुआ तो 10 सालों में, 10 सालों के लिए जो अल्फा को एसेट लीज पे दिया हुआ है वो रिकवरी 10 लाख से ज्यादा की करवाएगा, एटलीस्ट 12 लाख की कराएगा, ताकि 2 लाख का उसको बेनिफिट हो। वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो एसेट खरीद रहा है, आगे पार्टीज को यूज करने के लिए दे रहा है। तो वो जब पार्टीज को यूज करने के लिए देता है तो वो इस चीज का जहन में रखता है कि रेंट चार्जेस कितने लिए जाएं, वो इतने रेंट चार्जेस उनसे लेगा जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है, जितने में खरीदा है वो कॉस्ट कवर हो जाए, प्लस उसे प्रॉफिट मार्जिन भी मिले। तो सब्सटेंस ऑफ अ फॉर्म के अंडर जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं लीजिंग ट्रांजैक्शन की, तो बेटे इसमें ऐसा ही हम एप्लीकेशन करते वक्त जहन में रखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जस्ट ऐसे ही है कि जैसे अल्फा कंपनी जो एसेट को यूज कर रही है बीटा कंपनी से लेकर, हम यूं ही सपोज करेंगे कि उसने पैसे उधार लिए और एसेट को खरीदा और उसे यूज कर रहा है। और सेकेंडली जनाब हमारे एसेट्स की डेफिनेशन जो आईएएस हमें बताते हैं वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि एसेट्स चाहे आपने खुद खरीदे हुए हो या आपके कंट्रोल में हो, आपने उनसे फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, वो तमाम रिसोर्सेज आपके क्या होंगे, एसेट्स। तो बेटा जी ये है आपके पास सब्सटेंस ऑफ अ फॉर्म। अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटे, क्लियर है सबको?
हाँ जी, अबूजर आसिफ। जी आसिफ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये एसेट आपने कहा है बिजनेस। हेलो जी बेटे मैं सुन रही हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, जो हमारा एसेट है हमने लीज पे लिया हुआ है। हाँ जी। एसेट हमने लीज पे लिया, लेकिन अभी हमने उसकी फुल पेमेंट तो नहीं की। लेकिन अगर हम बैंक से लोन लेना चाहें तो हम उस एसेट के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी एसेट कम्प्लीटली हमारा तो हुआ नहीं है अभी। हाँ नहीं बेटे, कैसे लेंगे? हमने बैंक को कहाँ से रिपे करना है? बैंक को भी तो पता ही है ना, हम उसको सारी अपनी डिटेल दे रहे हैं, उसे भी मालूम है कि जनाब ये तो रेंट पे लिया हुआ एसेट है, पैसे वापस करने की बारी आई तो वो कहाँ से करेंगे? ये तो एसेट हमारा है ही नहीं है, वो हम मैम बेच तो लेकिन नहीं फिर इसे सकते। एसेट एसेट कैसे कह सकते हैं? एसेट तो हम अपना गिरवी रख के हम बैंक से लोन ले सकते हैं। वो एसेट्स जो ऑन किए हुए हैं, तो हमने तो बात की है कि वो भी आपके एसेट्स हैं जो ऑन किए हुए, वो भी आपके एसेट्स हैं जिनको जो आपकी पोजेशन में, आपके कंट्रोल में। तो जब हम बेटे सिक्योरिटी में देते हैं, ओन्ड वाले देते हैं, कंट्रोल्ड वाला तो कोई भी नहीं लेगा। यस। और मैम एक क्वेश्चन और है। जी बेटे। आपने कहा जो एसेट है हम अगर उसकी मार्केट वैल्यू चेंज भी हो गई है हाँ तो जी। हम उससे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उससे अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। हाँ जी, लेकिन मैम अगर कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज याद रहे, मैंने बताया कि बेटे कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है, और उसको स्टैंडर्ड हमें अलाउ करता है कि हमने नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वहाँ ये चीज जाके मैंने आपको क्लैरिफाई करनी है। लेकिन मैम अगर मैंने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा जो हाँ एसेट था वो था एग्जैक्टली 20 लाख का। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो इंशाल्लाह मैंने कल आपसे डिस्कस करना है। वो कॉन्सेप्ट कहता है मैम कि भाई मार्केट में आपके एसेट्स की परमानेंट बेसिस पे वैल्यूज चेंज होगी। देखो मेरी बैलेंस शीट मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करी, मेरे पास रिसोर्सेज कितनी वर्थ के हैं, ऐसे ही है। अब मैंने 10 साल जी मैम। पहले प्लॉट खरीदा था, अब उसकी वैल्यू डबल हो चुकी है। अब मैं वो 10 साल पुरानी वैल्यू ही अपने एंड यूजर्स को बताऊं कि जनाब मेरे बिजनेस की वर्थ जो है वो ये है, तो मैं तो उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी, रॉन्ग पिक्चर शो करी। तो इस यस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है एक और कॉन्सेप्ट है जो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करती हूँ तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर का टाइम वेस्ट होता है। वो आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह ये चीज हमने कल डिस्कस करनी है। मैम, उसमें अगर ये मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर मैंने 10 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी एसेट की करंट वैल्यू तब थी 20 लाख, लेकिन आज मेरे उसी एसेट की मेरी वैल्यू 1 करोड़ है। और हाँ अगर जी मैं बैंक से 1 करोड़ का लोन लेना चाहूँ तो क्या मुझे उस एसेट में मिल सकता है? लेकिन अगर मेरी बिल्कुल कॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। फिर उससे मुझे पहले वो हमें अभी चेंज करना उससे पड़ेगा अपना यस, एसेट। हम मुझे उससे पहले अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा यस। और अंडर मैं एक थोड़ा सा रियलाइजेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है टॉपिक से रिलेटेड, अभी जी तो नहीं शायद आ गया है। आप कहती हैं कि अगर हमने लीज पे लिया तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो, लेकिन मैम वो इंटरेस्ट कैसे है जब हमने, वो जो हम इंटरेस्ट के लिए लीज के दो रेंट कंडीशंस चार्जेस हैं। पे कर रहे हैं ना, लीज चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं, अगर खरीदने वाले ने एसेट उधार खरीदा हुआ है और उसको उस पे इंटरेस्ट के चार्जेस पड़े, उसने सारी की सारी कॉस्ट हमसे ही कवर अप करनी। उस लीज मैम चार्जेस में यूटिलाइजेशन चार्जेस भी शामिल है, और उसका प्रॉफिट भी शामिल है, और उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी शामिल है जो हमसे रिकवर करवाएगा। मैम अगर लेकिन मैं कोई चीज लीज पे लूं और दो कंडीशन सेटिस्फाई करूं, एक तो मुझे एक्चुअल कीमत डिस्क्लोज हो, और दूसरा उसके बाद जो मेरी किस्त जा रही है महाना वो उसकी प्राइस चेंज ना हो, तो वो इंटरेस्ट तो नहीं बनेगा? बेटे मेरी बात सुने, लेसर क्यों आपको, ये तो कंफर्म है ना कि लेसर जिस प्राइस पे उसने एसेट खरीदा वो उसी प्राइस पे तो नहीं हमें देगा। यस। उससे तो टोटल कॉस्ट कवर अप करनी है ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म में। इसीलिए मैंने ये पॉइंट, अभी आप लोगों के लिए टफ था लेकिन मुझे मालूम था कि स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे मैं नॉन कॉमर्स थी बेटे, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के माइंड में स्पेसिफिकली ऐसी बहुत सी सारी बातें आती हैं एकदम, जब कॉमर्स में बिजनेस में आते हैं तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। इसलिए यहाँ लाइन मुझे मेंशन करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि बेटे जो लेसर है जिसने लीज पे आपको एसेट देना, उसने अपनी सारी चीजें रिकवर करनी है हमसे। थैंक यू। ये वेलकम बेटे। और कोई क्वेश्चन? चलें जनाब, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह कल कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे, कुछ उनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज।